गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे 5th ऑफ जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 5th ऑफ जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी रहेंगे उन सभी को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज। सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आज का, व्हेन इज सिद्धा डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। तो हर साल सिद्धा डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 जनवरी। सिद्धा डे हर साल जो है वो 6 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि यहाँ पे मार्क करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सागे अगेथियार, जिनको कि यहाँ पे सिद्धा मेडिसिन का फादर माना जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और जो सिद्धा इंस्टीट्यूशंस है उसने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं, नेशन वाइड इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करते हैं सिद्धा का रोल हॉलिस्टिक हेल्थ केयर में। इस बार जो है 9th सिद्धा डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और इसके लिए सेलिब्रेशन स्टार्ट कर दी गई है। 3 जनवरी को हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने 9th सिद्धा डे सेलिब्रेशन को इनॉग्रेट किया कलईवनार अरंगम, चेन्नई में। उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है सिद्धा मेडिसिन को एज ए लिविंग ट्रेडिशन, जो कि डीपली रूटेड रहता है हमारे इंडिया की जो सिविलाइजेशन है, और ये यहाँ पे जो है इंडिया की जो सिविलाइजेशनल विजडम है उसको शो करता है। इस बार की जो सिद्धा डे की सेलिब्रेशन है उसकी थीम रहेगी सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ, जिसमें कि यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया है सिद्धा की जो हॉलिस्टिक अप्रोच है उसको इंटीग्रेट करना है मॉडर्न साइंस के साथ और एड्रेस करना है ग्लोबल हेल्थ केयर चैलेंजेस को। Next question, who was appointed as the new governor of the Central Bank of Iran in January 2026 following the resignation of Mohammad Reza Farzin amid economic protests? तो यहाँ पे जो है ईरान के जो है सेंट्रल जो बैंक है वहाँ पे न्यू गवर्नर को नियुक्त किए गए, क्योंकि ईरान में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। ठीक है, तो किसको अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अब्दुल नसीर हिमाती। तो ईरान में जो है सीवियर इकोनॉमिक अनरेस्ट चल रहा है लेट 2025 और अर्ली 2026। अगर हम देखें तो यहाँ पे ईरान की जो करेंसी है रियाल, ये यहाँ पे कोलैप्स हो गई है। ठीक है ना, और इसकी वजह से जो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पे बढ़ गई है, अप्रॉक्सीमेट 40% जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन देखी जा रही है, ड्रास्टिकली यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई। फूड और अदर जो एसेंशियल आइटम्स है उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो बढ़ चुके हैं। प्रोटेस्ट जो है ईरान के जो कैपिटल है तेहरान, वहाँ पे किए जा रहे हैं। तो इन सभी कंडीशंस को देखते हुए जो है ईरान के जो प्रेसिडेंट है मोसाद पेजिशकियान, उन्होंने यहाँ पे जो उनका जो कैबिनेट है उन्होंने यहाँ पे अप्रूव की है अपॉइंटमेंट अब्दुल नसीर हेमाती की, जो कि फॉर्मर इकोनॉमिक मिनिस्टर रह चुके हैं एज ए न्यू सेंट्रल बैंक गवर्नर। ठीक है, तो अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल आ जाती है तेहरान। ऑफिशियल नेम है इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन और फारसी आ जाती है। करेंसी यहाँ की ईरानियन रियाल है, और प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट आ जाएंगे मोसाद पेजिशकियान। बॉर्डर अगर हम देखें तो सेंट्रल एशियन कंट्री है ईरान, और ये यहाँ पे कई नेशंस के साथ जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है, जिसमें मेनली इराक आ जाता है, तुर्की, तुर्कमेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान आ जाते हैं। इसके अलावा ये अपनी कोस्ट लाइन शेयर करता है कैस्पियन सी और पर्शियन गल्फ के साथ। Next question, the Albert Ika Brigade, which marked its 56th raising day in January 2026 at Agartala, is historically associated with which of the following? तो यहाँ पे जो है 56th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया जनवरी में अगरतला में एल्बर्ट इक्का ब्रिगेड का। तो ये किससे एसोसिएटेड है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैटल ऑफ गंगा सागर ड्यूरिंग द 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर। तो एल्बर्ट इक्का ब्रिगेड है, जो कि एक डिस्टिंग्विश्ड फॉर्मेशन इसकी की गई थी इंडियन आर्मी में, और इसका नाम जो रखा गया है वो 14th गार्ड जो होते थे उनके लांस नायक थे एल्बर्ट इक्का, उसके नाम पर जो इस ब्रिगेड का नाम रखा गया था। और ये जो एल्बर्ट इक्का थे इनको पोस्टहॉमसली अवार्ड किया गया था परमवीर चक्र फॉर उनकी जो ब्रेवरी उन्होंने दिखाई थी 1971 का इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान। ये जो ब्रिगेड है यहाँ पे एक ही रोल इसने प्ले किया था बैटल ऑफ गंगा सागर, जो कि त्रिपुरा बॉर्डर के पास हुई
हुई थी एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन कैक्टस लिली। इस वॉर के दौरान जो है एल्बर्ट इक्का ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था जब वो न्यूट्रलाइज कर रहे थे एनिमीज़ के जो बंकर थे जो कि अगरतला की तरफ जो है वो बढ़ रहे थे, उनको न्यूट्रलाइज करते हुए इन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। और इसके बाद जो है उनको इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया। इस बार जो है इस ब्रिगेड का 56th रेजिंग डे ऑब्जर्व किया गया 2 जनवरी को, ठीक है, अगरतला में, अगरतला मिलिट्री स्टेशन में। ये जो ब्रिगेड है यहाँ पे अपने यूनिक जो इसकी डिस्टिंक्शन रहती है, ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड वॉर टाइम और बोथ पीस टाइम में जो है वो रिसीव करने की इसके लिए जानी जाती है। Next question. In January 2026, BSNL launched a nationwide service called WO Wi-Fi. What does WO Wi-Fi stand for and what is its key benefits? ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी में BSNL ने एक नेशन वाइड सर्विस लॉन्च की है जिसका वो वाईफाई के नाम से जाना जाता है। तो क्या मतलब है इस वो वाईफाई का, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ वॉइस ओवर वाईफाई, जो कि इम्प्रूव करती है कनेक्टिविटी इन वीक मोबाइल सिग्नल एरियाज। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, वॉइस ओवर वाईफाई इम्प्रूव्स कनेक्टिविटी इन वीक मोबाइल सिग्नल एरियाज। तो 2 जनवरी को भारत संचार निगम ने यहाँ पे रोल आउट किया वो वाईफाई, वॉइस ओवर वाईफाई सर्विस नेशन वाइड। ये जो इस टेक्नोलॉजी है इसमें जो वाईफाई है ये बेस्ड रहेगा आईपी मल्टीमीडिया सब सिस्टम टेक्नोलॉजी के ऊपर, और इसमें जो है यूज़र्स कॉल भी कर पाएंगे और रिसीव भी कर पाएंगे और एसएमएस भी कर पाएंगे यूजिंग अ वाईफाई नेटवर्क इंस्टेड ऑफ सोलली ऑन मोबाइल टॉवर्स। ठीक है ना, तो मोबाइल नेटवर्क के अलावा जो है इसमें वाईफाई नेटवर्क के थ्रू जो है आप कॉल भी कर पाएंगे, रिसीव भी करेंगे कॉल्स को, और एसएमएस भी आप कर सकेंगे। ठीक है, ये जो कॉल है इसमें जो है जो सब्सक्राइबर्स होंगे अपने एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर से जो है यहाँ पर कॉल कर पाएंगे। ठीक है ना, और जो है यहाँ पे किसी भी थर्ड पार्टी ऐप की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो आपके अपने जो स्मार्ट जो मोबाइल फ़ोन होंगे इसमें जो है आपको वाईफाई सिस्टम को ऑन करना पड़ेगा, बस ऑन ही करना है अपने हैंडसेट पे, और जो है यहाँ पे आप जो है वो कॉल्स कर सकेंगे और कोई भी कॉल ड्रॉप इसमें नहीं रहेगा। पर्टिकुलरली ये यूज़फुल रहेगा रूरल एरियाज़ में, बेसमेंट्स में। ठीक है ना, बेसमेंट बड़ी बड़ी बिल्डिंग के जो बेसमेंट्स रहते हैं वहाँ पे सिग्नल की इश्यूज़ रहते हैं। ठीक है ना, कई जगहों पे जहाँ पे ऑफिसेज़ में जहाँ पे मोबाइल सिग्नल वीक रहते हैं वहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, और ये जो है यहाँ पे हेल्प करेगा डीकंजेस्ट करने में जो मोबाइल नेटवर्क्स कंजेशन जो हो जाता है मोबाइल नेटवर्क्स में। ठीक है ना, और इसके अलावा जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अवेलेबल रहेगा बीएसएनएल कस्टमर्स के लिए। ठीक है, ये वर्क करेगा सभी जो मोस्ट मॉडर्न स्मार्टफ़ोन्स है इसमें यूज़ुअली जो यूज़र होंगे सिंपली उनको जो अपना वाईफ़ाई जो कॉलिंग रहेगा उसको जो है वो एनेबल करना होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 विच सिटी वाज ऑफिशियली अपग्रेडेड टू बिकम द 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन उड़ीसा। तो यहाँ पे जनवरी में उड़ीसा का जो है 6th म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है यहाँ पे अपग्रेड किया गया। तो कौन सी सिटी है जिसको यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ पूरी। ठीक है, तो जनवरी 2026 को उड़ीसा गवर्नमेंट ने यहाँ पे इशू किया फॉर्मल नोटिफिकेशन जो है यहाँ पे इशू की है रिगार्डिंग अपग्रेडिंग पूरी म्युनिसिपैलिटी इनटू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, तो पूरी जो है ये पहले म्युनिसिपैलिटी थी तो इसको अपग्रेड किया जा रहा है एज अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, तो इस मूव के साथ जो क्या होगा, पूरी जो है वो यहाँ पे 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बन जाएगा उड़ीसा का, आफ्टर भुवनेश्वर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर और राउरकेला। इसके साथ ही जो क्या सिग्निफिकेंस इसका रहेगा, तो पूरी जो है इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है। यहाँ पे फेमस जगन्नाथ टेम्पल है, रथ यात्रा यहाँ पे होती है, और ये काफ़ी यहाँ पे जो है मेजर टूरिस्ट हब है ये उड़ीसा का। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टेटस मिलने के बाद जो है यहाँ पे जो है इसको ग्रेटर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी जो इनको मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे बेटर प्लानिंग कर पाएंगे सैनिटेशन के रिगार्डिंग, वाटर सप्लाई, रोड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो इनको ऑटोनॉमी मिल जाएगी। ठीक है ना, इसके अलावा जो है ये अलाउ करेगा पूरी को एक्सेस मिल जाएगी यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स रहती हैं, फंडिंग रहती है मेजर अर्बन सेंटर्स और पिलग्रिमेज सिटीज़ के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो उसको भी जो है पूरी यहाँ पे एक्सेस कर पाएगा। Next question, from January 1st, 2026, what new fiscal measures will apply to tobacco products and पान मसाला in India? तो 1 फरवरी 2026 से कुछ नए फिस्कल मेजर्स यहाँ पे अप्लाई किए जाएंगे टोबैको प्रोडक्ट्स और पान मसाला के ऊपर इंडिया में। तो ये क्या है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन टोबैको एंड नेशनल सिक्योरिटी सेस ऑन पान मसाला।
ठीक है ना। तो 2 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की है, जिसमें कि न्यू लेवीज जो लगाई जाएंगी टोबैको और पान मसाला के ऊपर, और वो इफेक्ट में आ जाएगी 1 जनवरी 2026 से। ठीक है, इसमें टोबैको जो प्रोडक्ट होंगे जिसमें सिगरेट भी इंक्लूड होगी, इसमें जो है वो एडिशनल टैक्स जो है वो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाएगी। पान मसाला जो है यहाँ पे जो है ये इसमें भी जो है न्यू जो है नेशनल सिक्योरिटी सेस जो है यहाँ पे इसके ऊपर लगाया जाएगा। ठीक है ना। ये जो सेस और जो एक्साइज ड्यूटी रहेगी ये जीएसटी फ्रेमवर्क के अलावा जो है इसके ऊपर लगाई जाएगी। ठीक है ना। जीएसटी रेट्स अगर हम देखें तो 1 फरवरी 2026 से पान मसाला, सिगरेट और टोबैको के ऊपर जो है 40% जीएसटी रहेगी। बीड़ी के ऊपर जो है वो 18% जीएसटी रहेगी। लोअर रेट जो है यहाँ पे बीड़ी के ऊपर इसलिए रखा गया है ताकि मेंटेन किया जा सके हमारा जो बैलेंस सोशियो इकोनॉमिक जो है रियलिटीज़ है, हमारे लो इनकम कंज्यूमर जो है जो ज़्यादातर बीड़ी को कंज्यूम करते हैं, इसलिए उसके ऊपर कम जीएसटी को रखा गया है। क्या सिग्निफिकेंस रहेगा इसका जो ये पॉलिसी लाई जा रही है, तो इसका एम है यहाँ पर डिस्करेज करना कंजप्शन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाए जा रहे हैं। इनको जो है सिन गुड्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जनरली जो है यहाँ पे रेवेन्यू जो है जनरेट करना है पब्लिक हेल्थ और नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटीज़ के लिए, और इंश्योर करना है यहाँ पे जो स्टेबल रिवेन्यू फ्लो बियॉन्ड जीएसटी कंपनसेशन मैकेनिज्म। ठीक है ना। लेजिस्लेटिव अप्रूवल अगर हम देखें तो पार्लियामेंट ने यहाँ पे पास कर दिया है दोनों बिल को दिसंबर में। ठीक है ना। और ये हमारा गवर्नमेंट का जो ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव है, रिड्यूस करना हार्मफुल कंजप्शन और स्ट्रेंथ करना है फिजिकल स्टेबिलिटी को, इसके साथ ये अलाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दिसंबर 2025 काम्या कार्तिकेयन बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू अचीव विच हिस्टोरिक फीट। तो यहाँ पे जो है दिसंबर में काम्या कार्तिकेयन है यंगेस्ट इंडियन जिन्होंने यहाँ पे कुछ हिस्टोरिक अचीव किया है। तो क्या इन्होंने यहाँ पे अचीव किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्कीइंग टू द साउथ पोल। ठीक है ना, साउथ पोल को इन्होंने जो है वो साउथ पोल पर ये पहुंची है। तो 27 दिसंबर 2025 को काम्या कार्तिकेयन जो कि 18 साल की यंगेस्ट इंडियन है, ये यहाँ पे सेकेंड यंगेस्ट वुमेन ग्लोबली बन गई हैं जिन्होंने कि यहाँ पे साउथ पोल को स्की जो है वो साउथ पोल पर जो गई हैं। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है 115 किलोमीटर अक्रॉस जो है नियरली 115 किलोमीटर अंटार्कटिका ड्यूरिंग एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो है लाइक जो कि वेदर अप्रॉक्सीमेट -30 डिग्री के करीब जो टेम्परेचर था, और इसको जो है इन्होंने यहाँ पे फेस करते हुए अचीवमेंट को गेन किया है। ठीक है ना। अगर हम काम्या कार्तिकेयन की बात करें तो ये डॉटर रही हैं कमांडर एस कार्तिकेयन की इंडियन नेवी में जो है, और लावण्या कार्तिकेयन, और इसके अलावा ये अलुमिना है नेवी चिल्ड्रन स्कूल की, और नेवी जो इंडियन नेवी ने पब्लिकली जो है इनको इस इनकी अचीवमेंट के लिए कॉन्ग्रेचुलेट किया है। माउंटेन के रिगार्डिंग इनका अगर हम रिकॉर्ड देखें तो इन्होंने जो है 7 समिट को जो है चैलेंजेस जो थे 2024 में उसको कंप्लीट किया। ठीक है ना, जितने हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी जो हाईएस्ट पीक्स है वो इन्होंने चैलेंज लिया था, उसको इन्होंने 2024 में कंप्लीट कर लिया है। इन्होंने माउंट एवरेस्ट, अकंकागुआ, दिनाली, किलिमंजारो, एल्ब्रूस, विंसन और कॉकेशस को जो है 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स है इनको जो है वो 2024 में कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा ये यंगेस्ट इंडियन और सेकेंड यंगेस्ट वुमेन बन गई है जो माउंट एवरेस्ट पर जो है वो गई थी नेपाल साइड से। ठीक है, इसके अलावा जो है ये यंगेस्ट गर्ल बनी है जिन्होंने अकंकागुआ को 2024 में जो है वो चढ़ा था। ठीक है, समित एल्ब्रूस जो है 2018 में जो है इन्होंने यहाँ पर भी जो है ये गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द 29th नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप 2025 हेल्ड इन बेंगलुरु, हु वोन द गोल्ड मेडल इन द यूथ गर्ल्स अंडर 17 बोल्डरिंग कैटेगरी। ठीक है ना, तो 29वां नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप जो है बेंगलुरु में आयोजित की जा रही थी। तो यहाँ पे जो अंडर अंडर 17 कैटेगरी में जो है किसने जो है बोल्डरिंग कैटेगरी में यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूथ गर्ल्स में अमायरा खोसला। ठीक है, अमायरा खोसला। तो 29वें जो नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही थी बेंगलुरु में दिसंबर 26 से लेकर 29 तक, इसमें जो अमायरा खोसला है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है यूथ गर्ल अंडर 17 बोल्डरिंग कैटेगरी में, और इन्होंने स्कोर किया 83.8 पॉइंट्स इन द फाइनल आफ्टर परफेक्ट 100 इन द क्वालिफिकेशन राउंड। ठीक है, जो है अमायरा की अगर हम बात करें तो ये दिल्ली बेस्ड रहेंगी, और ये इन्होंने जो है ये वन ऑफ द यंगेस्ट क्लाइंबिंग टैलेंट जो है यहाँ पे इमर्ज हुई हैं ये कैपिटल सिटी से। ऑर्गेनाइजर कौन थे इस इवेंट के, तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था इंडियन माउंटेनियरी फाउंडेशन इन एसोसिएशन इन विद जनरल थिमाया नेशनल एकेडमी ऑफ एडवेंचर।
Next question, which Indian naval operation was formally honored by Sri Lanka in January 2026 for providing large scale humanitarian assistance after cyclone Ditwa? तो यहाँ पे जो है श्रीलंका ने ऑनर किया है हमारे मिलिट्री इंडियन नेवल ऑपरेशंस को। तो ठीक है, तो कौन से ऑपरेशन के लिए जो इन्होंने यहाँ पे जो है वो ऑनर किया है फॉर प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ड्यूरिंग साइकिल दितवा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑपरेशन सागर बंधु। तो 1 जनवरी 2026 को श्रीलंका ने यहाँ पे फॉर्मली ऑनर किया हमारे इंडिया का जो ऑपरेशन सागर बंधु रहा, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है यहाँ पे। और इंडिया की जो इंडियन नेवी ने जो यहाँ पे स्विफ्ट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड की थी साइकिल दितवा के दौरान, ठीक है ना। और आफ्टर दैट डिवास्टे जिसने जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे आइलैंड जो है श्रीलंका, उसको अफेक्ट किया था। श्रीलंका की जो नेवी है, इन्होंने ऑनर किया 8 फॉरेन नेवल वेसल को, जिसमें इंडिया की आईएनएस विक्रांत आ जाती है और आईएनएस उदयगिरी आ जाती है इंडिया से, ठीक है ना। श्रीलंका की जो नेवी है 8 फॉरेन नेवल वेसल्स को इनके द्वारा ऑनर किया गया। इंडिया से 2 है, आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमारा सूर्या श्रीलंका के, उन्होंने जो यहाँ पे पर्सनली जो है यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जो है यहाँ पे दिया असिस्टिंग नेशंस को। इंडियन विक्रांत आईएनएस विक्रांत की अगर हम बात करें तो ये हमारा इंडिया का इंडिजिनस बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। आईएनएस उदयगिरी जो है ये ऑलरेडी श्रीलंकन वाटर में जो है इंटरनेशनल फ्लीट को रिव्यू कर रहा है 2025 से, ठीक है ना। तो अगर हम साइक्लोन की बात करें दितवा की, तो ये स्ट्रक करा था 27 नवंबर को 2025 को, ठीक है ना। और इसने यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिवास्टेटिंग जो यहाँ पे कंडीशंस क्रिएट कर दी थी, ठीक है ना। इंडिया ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ प्रोवाइड किया, जिसमें कि हमारे जो है वो मेडिसिन, लॉजिस्टिक्स और खान पान की जो चीज़ें थी इंडिया ने प्रोवाइड की। Next question, which two landmark human space flight missions are scheduled for 2026, marking historic milestone for India and the United States? तो यहाँ पे जो है वो 2 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है शेड्यूल किए गए हैं 2026 में, जो कि एक हिस्टोरिक माइलस्टोन रहेगा इंडिया और यूएसए के लिए। तो कौन से वो 2 मिशन हो जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गगनयान 1 एंड आर्टेमिस 2। तो इंडिया का गगनयान 1 मिशन जो है वो मार्च 2026 के लिए शेड्यूल किया गया है। फर्स्ट अनक्रूड और ऑर्बिटल टेस्ट ये रहेगा इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का। और इसको जो लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा यूजिंग ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट। और ये कैरी करेगा अपने साथ व्योममित्र को, जो कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट रहेगा। और यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा ये एस्ट्रोनॉट रिस्पॉन्सेज और मॉनिटर करेगा क्रूज सिस्टम को, ठीक है। ये ऑपरेट करेगा लो अर्थ ऑर्बिट में 300 से 400 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर ये ऑपरेट करेगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये यहाँ पे इसके द्वारा जो यहाँ पे वैलिडेट किया जाएगा लाइफ सपोर्ट को, क्रू मॉड्यूल सेफ्टी को और कम्युनिकेशन लिंक को, री एंट्री मैकेनिज्म को और सी रिकवरी को जो है यहाँ पे वैलिडेशन प्रोवाइड की जाएगी इस मिशन के थ्रू। नासा का अगर हम आर्टेमिस 2 मिशन देखें, ठीक है ना, तो ये जो है फर्स्ट क्रू मिशन रहेगा नासा का जो आर्टेमिस प्रोग्राम है। और यहाँ पे जो है 4 एस्ट्रोनॉट्स जो है यहाँ पे जाएंगे ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू, जिसको और लॉन्च किया जाएगा स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट के थ्रू, ठीक है ना। मिशन जो है इसका क्या गोल है, यहाँ पे ह्यूमंस को जो है यहाँ पे भेजा जाएगा और बियॉन्ड लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड द मून। और हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ये रहेगा, फर्स्ट सच जर्नी ये रहेगी आफ्टर सिंस अपोलो 17 इन 1972, ठीक है ना। तो 1972 में जो है वो 1972 में अपोलो जो यहाँ से गया था, उसके बाद जो है ये हिस्टोरिक फर्स्ट जर्नी जो है वो रहेगी, ठीक है ना। यहाँ पे जो ट्रैवल रहेगा एटलीस्ट 5000 नॉटिकल माइल्स का रहेगा बियॉन्ड द मून, जिससे कि यहाँ पे एक न्यू डिस्टेंस रिकॉर्ड जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन एक्सपेक्टेड टू बिगिन ऑपरेशंस बाय अगस्त 15 2027 विल रन ऑन विच कॉरिडोर? तो यहाँ पे जो इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन जो है एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो ऑपरेशनलाइज हो जाएगी 15 अगस्त 2027 को, ठीक है। तो ये कौन से कॉरिडोर में जो है ये रन करेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मुंबई अहमदाबाद। तो 1 जनवरी 2026 को यूनियन रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव जी, इन्होंने अनाउंस किया है इंडिया की फर्स्ट बुलेट ट्रेन, जो कि यहाँ पे लाइकली अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर देगी 15 अगस्त 2027 को। कॉरिडोर जो है इसके लिए रहेगा, इसके लिए प्रोजेक्टेड कॉरिडोर है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इंडिया का फर्स्ट बुलेट ट्रेन रूट। फेज मिशन कमिश्निंग जो है इसमें की जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट जो स्ट्रेच रहेगा उसमें सूरत बिलीमोरा जो है वो रहेगा, उसके बाद जो वापी सूरत रहेगा और उसके बाद वापी अहमदाबाद जो है इसमें रह जाएगा। फाइनल जो है इसमें थाने और अहमदाबाद
अहमदाबाद इसमें आ जाएगा और कंप्लीट किया जाएगा फुल कॉरिडोर को। टेक्निकल फीचर्स अगर हम देखें तो टोटल जो लेंथ इसमें कवर की जाएगी वो 508 किलोमीटर रहेगी। स्पीड इसकी रहेगी अप टू 320 किलोमीटर पर आवर। ट्रैवल टाइम जो है मुंबई टू अहमदाबाद जो है वो विद इन 2 आवर जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या यूज़ किया जाएगा, इसमें यूज़ किया जाएगा जैपनीज शिनकानसेन टेक्नोलॉजी को, जो कि अडेप्टेड है हमारे इंडियन कंडीशंस के लिए। सिग्निफिकेंस इसका क्या रहेगा, तो ये मेजर इंडो जैपनीज कोलेबोरेशन रहेगी और ये सिंबॉलिक लॉन्च डेट इसकी जो है वो 15 अगस्त 2026 रखी गई है और इसको अलाइन किया गया है हमारे इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है उसके साथ इसको अलाइन करके रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन जनवरी 2026 विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल राइट्स टू इंसेक्ट्स स्पेसिफिकली अमेजोनियन स्टिंगलेस बीज। तो यहाँ पे 2026 में एक पहली कंट्री ऐसी बनी है वर्ल्ड की जिसने यहाँ पे जो है वो लीगल राइट्स प्रोवाइड किए हैं इंसेक्ट को। स्पेसिफिकली कौन सा इंसेक्ट है, अमेजोनियन स्टिंगलेस बी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पेरू, ठीक है ना। तो 2 जनवरी 2026 को पेरू की जो म्यूनिसिपैलिटी है, म्यूनिसिपैलिटी ऑफ सातिपो और नौता, उन्होंने यहाँ पे पास किया है ऑर्डिनेंस जिसमें कि ग्रांट किया गया है लीगल राइट्स टू अमेजोनियन स्टिंगलेस बी, जो कि एक यहाँ पे फर्स्ट जो है यहाँ पे इंसेक्ट बन जाएगा ग्लोबली जिसको कि ये रिकॉग्निशन दिया गया है, ठीक है। स्टिंगलेस बी की अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करता है मिलीपोनियन ट्राइब के साथ, ठीक है ना। और ये जो है या तो इसके स्टिंग नहीं होते हैं, ठीक है, स्टिंग जो होते हैं डंक जिससे ये मारते हैं, ठीक है, या तो इसके स्टिंग नहीं है ऐसा माना जाता है, या इसके जो है वो जो स्टिंग है वो इनकेपेबल है कॉजिंग सिग्निफिकेंट पेन, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 500 नोन स्पीशीज हैं वर्ल्ड वाइड, इनकी नियरली हाफ जो है वो कहाँ पाई जाती है, अमेजोन के जो रेन फॉरेस्ट है हाफ तो वहीं पर ही पाई जाती है। पेरू अकेला यहाँ पर ऐसी कंट्री है जो कि होस्ट करा है 170 प्लस स्पीशीज और एक ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसका बनाता है पेरू, ठीक है। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस अगर हम देखें, जो स्टिंगलेस बी है ये एग्जिस्ट कर रही है नियरली 180 मिलियन ईयर से जो है ये यहाँ पे अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है। पॉलिनेशन में ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है। ओवर 80% अमेजोनियन जो प्लांट स्पीशीज है, ठीक है ना, वहाँ पे ये पॉलिनेशन का काम करती है, इंक्लूडिंग क्रॉप्स में भी ये रोल प्ले करती है पॉलिनेशन में, जिसमें कि काकोआ आ जाता है, कॉफ़ी और एवोकाडो आ जाता है, ठीक है। अगर उनका नंबर जो है यहाँ पे डिक्लाइन कर जाता है तो यहाँ पे थ्रेट हो जाएगा हमारे फॉरेस्ट रीजनरेशन के लिए, फूड सिक्योरिटी और बायोडाइवर्सिटी स्टेबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच बायलेटरल एग्रीमेंट डू इंडिया एंड पाकिस्तान एनुअली एक्सचेंज देयर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस एंड सिंस व्हेन हैज़ दिस प्रैक्टिस बीन इन फोर्स। तो यहाँ पे जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है, एनुअली एक्सचेंज किया जाता है लिस्ट को, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग जो लिस्ट है उसको एक्सचेंज किया जाता है। तो कौन सा वो प्रोग्राम है और कब से जो है इसको किया जा रहा है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज Agreement on the Prohibition of Attacks Against Nuclear Installations and Facilities 1988 और फोर्स में कब से आ रहा है ये, सिंस 1991, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2026 को इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज की अपनी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसकी जो लिस्ट एक दूसरे के साथ शेयर की एज पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। ये जो एक्सचेंज है इसको मैंडेट किया जाता बाय द एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक्स अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज़, जो कि साइन किया गया था 31 दिसंबर 1988 को और ये जो है इफेक्ट में आया था 27 जनवरी 1991 को, ठीक है। तो क्या एग्रीमेंट है, इसमें जो है दोनों कंट्रीज ने जो है यहाँ पे एक दूसरे की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है और जो फैसिलिटीज़ है उसके ऊपर जो है ये अटैक नहीं करेंगे, इसके ऊपर जो है ये एग्रीमेंट किया गया था, ठीक है। या और इसमें जो है हर साल जो है ईयर का जो फर्स्ट डे रहेगा दोनों नेशंस अपने एक दूसरे के साथ जो है अपने जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसकी लिस्ट को शेयर करेंगे, ठीक है। ये एग्रीमेंट जो बोथ कंट्री जो एनुअली शेयर करती है लिस्ट फर्स्ट डे ऑफ द जो है वो ईयर कैलेंडर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहे हैं मई 2025 के बाद। उसके बावजूद भी जो है दोनों कंट्रीज जो इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही है अनइंटरप्टेडली, ठीक है ना। तो कंटिन्यूसली जब से इफेक्ट में आया दोनों कंट्रीज जो है इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रही हैं। इसके अलावा जो है प्रिजनर्स की लिस्ट को भी जो यहाँ पे शेयर किया जाता है अलॉन्ग साइड द न्यूक्लियर डाटा। दोनों नेशन जो यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स अंडर द कॉन्स्यूलर एक्सेस एग्रीमेंट, जो कि कब किया गया था 21 मई 2008 को किया गया था, ठीक है। तो इसमें पाकिस्तान ने शेयर की अपनी डिटेल, जिसमें 257 इंडियन प्रिजनर्स है वहाँ पे, जिसमें कि 257 इंडियन प्रिजनर्स है, जिसमें कि 199 फिशरमैन है और 58 सिविलियन है। इंडिया ने भी यहाँ पे जो है अपनी कोरिस्पॉन्डिंग लिस्ट पाकिस्तानी प्रिजनर्स की जो है वो प्रोवाइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which Indian state is set to become the first in the country to introduce proton therapy for cancer treatment within the public health system? तो एक कौन सी स्टेट है इंडिया की ऐसी जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है प्रोटोन थेरेपी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पब्लिक हेल्थ सिस्टम में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आसाम। ठीक है ना। तो 2 जनवरी 2026 को आसाम ने यहाँ पे अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रही है टू प्रोक्योर अ प्रोटोन थेरेपी मशीन जिसकी कॉस्ट अराउंड 500 करोड़ रहेगी और ये जो है फर्स्ट स्टेट की बन जाएगी इंडिया की जिस जो कि यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेगी एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। ठीक है। करंट स्टेटस अगर हम इंडिया का देखें तो जो प्रोटोन थेरेपी जो है वो करंटली अवेलेबल है ओनली प्राइवेट सेक्टर में जिसमें कि टाटा मेमोरियल सेंटर आ जाता है और अपोलो हॉस्पिटल आ जाता है चेन्नई का। कोई भी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं है जहाँ पे जो ये टेक्नोलॉजी अभी तक अवेलेबल है। प्रोटोन थेरेपी में जो है यूज़ किया जाता है प्रोटोन बीम का इंस्टेड ऑफ एक्सरे फॉर रेडियोथेरेपी। ठीक है ना। रेडियोथेरेपी जो की जाती है कैंसर पेशेंट्स की तो इसमें यहाँ पे प्रोटोन बीम्स को यूज़ किया जाता है एक्सरेज के अलावा। ठीक है ना। एक्सरेज को यूज़ नहीं किया जाता, प्रोटोन बीम्स को यूज़ किया जाता है और ये हाईली प्रिसाइज रहता है और जो सराउंडिंग जो हेल्दी ऑर्गन्स रहते हैं उसको ये डैमेज नहीं करती है प्रोटोन बीम्स, स्पेशली पीडियाट्रिक कैंसर में। और जो ट्यूमर्स होते हैं क्रिटिकल ऑर्गन्स के जिसमें कि ब्रेन स्पाइन और आइज आ जाते हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये जो रिड्यूस करेगी पेशेंट की जो रिक्वायरमेंट रहती है नॉर्थ ईस्ट से वो ट्रैवल करते हैं आउटसाइड द रीजन एडवांस कैंसर केयर के लिए, तो वो जो है यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और हमारा जो बूस्ट कैंसर केयर जो है यहाँ पे बूस्ट होगी, मेडिकल टूरिज्म भी बूस्ट होगा और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है यहाँ से बूस्ट होता है। Next question, which initiative of the Delhi police traced 303 missing persons including 434 children and 869 adults in the southwest district during 2025? तो कौन से दिल्ली गवर्नमेंट का ऐसा कौन से दिल्ली पुलिस का ऐसा कौन सा इनिशिएटिव है जिसने कि यहाँ पे 1303 मिसिंग पर्सनस को ट्रेस किया है 2025 में? ठीक है। साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में जिसमें कि 434 जो है चिल्ड्रन आ जाते हैं और 869 जो इसमें अडल्ट आ जाते हैं। तो कौन सा ये इनिशिएटिव है, तो ये आ जाएगा ऑपरेशन मिलाप। ठीक है ना। तो ऑपरेशन मिलाप जो कि एक स्पेशल इनिशिएटिव रहा है दिल्ली पुलिस का और इसका एम है ट्रेस करना मिसिंग पर्सन्स को पर्टिकुलरली चिल्ड्रन को थ्रू डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन। 2025 में इस ऑपरेशन के थ्रू जो है पुलिस ने साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में सक्सेसफुली ट्रेस किए 1303 मिसिंग पर्सन्स को। 434 इसमें चिल्ड्रन रहे, 869 जो इसमें अडल्ट रहे दिसंबर अलॉन। ठीक है ना। दिसंबर अकेले की अगर हम बात करें तो इसमें 102 मिसिंग पर्सन जो है ट्रेस किए गए जिसमें कि 35 चिल्ड्रन थे और 67 अडल्ट्स थे। क्या मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, तो लोकल इन्फॉर्मर्स और सिस्टमेटिक जो चेक्स रहते हैं हॉस्पिटल के और पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड के उसका जो इसमें यूज़ किया गया। डिस्प्ले किए गए फोटोग्राफ्स ट्रांसपोर्ट हब्स पे, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, ऑटो स्टैंड, रिक्शा पॉइंट के ऊपर। ठीक है ना। और कम्युनिटी बेस्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग का जो यहाँ पे यूज़ किया गया। पुलिस स्टेशन इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व थे, तो इसमें कापाशेरा, सागरपुर, पालम विलेज और कुछ वसंत कुंज साउथा जो है इसमें आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन सिटी इज सेट टू बिकम द कंट्रीज फर्स्ट फुली स्लम फ्री सिटी? ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सी सिटी जो इंडिया की फर्स्ट फुली स्लम फ्री सिटी बनने जा रही है, बैक्ड बाय इन सिटी रीडेवलपमेंट एंड हाउसिंग स्कीम? ठीक है ना। इन सिटी रीडेवलपमेंट और हाउसिंग स्कीम का जो इसमें यूज़ किया जा रहा है स्लम फ्री बनाने को। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सूरत। स्लम फ्री का, स्लम का क्या मतलब होता है, झुग्गी झोंपड़ी में जो रहने वाले लोग रहते हैं, स्लम्स बोलते हैं उस एरिया को। तो ठीक है ना। तो कौन सी सिटी है जिस जहाँ पर कोई भी स्लम नहीं रहेगा, मतलब कि झुग्गी झोंपड़ी में कोई भी लोग नहीं रहेंगे, तो वो सूरत जो है ऐसी सिटी बन रही इंडिया की। तो 2 जनवरी 2026 को गुजरात सूरत गुजरात में जिसको कि पॉपुलरली डायमंड कैपिटल इंडिया की कहा जाता है, किसको, सूरत को। ठीक है ना। सूरत को जो इंडिया की डायमंड कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे अनाउंस किया गया टू बी ऑन ट्रैक टू बिकम द फर्स्ट स्लम फ्री सिटी इन द कंट्री। ठीक है। अर्बन इसमें स्ट्रैटेजी क्या फॉलो की गई, तो यहाँ पे स्टेट जो सूरत जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने फोकस किया है इन सिटी रीडेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है ना। जहाँ पे लोग रह रहे हैं वहीं पे जो है उनको डेवलप मकान वगैरह बनवा के दिए जाएंगे और रिप्लेस किया जाएगा इनफॉर्मल स्लम क्लस्टर्स को। अनौपचारिक जो स्लम क्लस्टर्स है, हर कहीं किसी ने झुग्गी झोंपड़ियाँ जो बना के रखी है उनको जो है रिप्लेस किया जाएगा प्लान्ड मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है ना। मल्टी स्टोरी रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो इंश्योर किया जाएगा रेजिडेंट जो है वो क्लोज रहे अपने जहाँ पे भी वो काम करते हैं उसके साथ ही वो रहे। ठीक है ना।
और जो है वहाँ पे इम्प्रूव्ड लिविंग कंडीशंस को वो एंजॉय करें। हाउसिंग स्कीम जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, जो कि और स्टेट हाउसिंग जो पॉलिसीज़ रही हैं। ये जो कॉलोनीज़ होंगी इनमें जो है यहाँ पे वाटर फैसिलिटी, ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह जो इसमें प्रोवाइड की जा रही हैं। इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो सूरत जो है मेजर टेक्सटाइल और डायमंड प्रोसेसिंग हब है इंडिया का, जो कि अट्रैक्ट करता है लार्ज माइग्रेंट पॉपुलेशन को। बहुत ज़्यादा माइग्रेंट पॉपुलेशन यहाँ पे आती है, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो फॉर्मली यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है स्लम फ्री सूरत जो है यहाँ पे एक माइलस्टोन जो है यहाँ पे क्रिएट करेगा इंडिया के अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में। Next question. In January 2026, which Indian state announced a welfare scheme providing rupees 1500 monthly assistance to Udasin Bhakats celibate monks residing in historic सत्राज? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी कौन सी स्टेट बन रही है इंडिया की जो कि यहाँ पे 1500 रुपये मंथली जो है वेलफेयर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी जो है मॉन्क्स के लिए, ठीक है ना, मॉन्क्स के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आसाम। ठीक है ना, तो 3 जनवरी 2026 को जो आसाम गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक वेलफेयर स्कीम को जो है अनवील किया उदासीन भगत्स के लिए, ठीक है ना, जो कि मंक्स होते हैं, जो कि यहाँ पे स्टेट में जो है हिस्टोरिक स्टेटस बहुत टाइम से जो है यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर हम देखें तो जो भी एलिजिबल मॉन्क रहेगा वो उसको जो है यहाँ पे 1500 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। अराउंड 620 मॉन्क जो है यहाँ पे रिकोगनाइज रहते हैं अक्रॉस द रिकोगनाइज सत्राज आर एक्सपेक्टेड टू बी बेनिफिट, ठीक है ना। लगभग 620 मॉन्क जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि ये जो है वो बेनिफिट हो जाएंगे। सतराज क्या होते हैं, तो ये जो है वैष्णविटीज़ मोनेस्ट्रीज होती है जिसको कि एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर एक सरनाम ट्रेडिशन जो रहता है आसाम का, उसके थ्रू जो है इनको मोनेस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया गया है। ये सेंटर रहता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस का, एजुकेशन, आर्ट और सोशल रिफॉर्म का। और यहाँ पे जो है जो आसाम का जो कल्चर आइडेंटिटी है सेंचुरी से, उसको जो है ये यहाँ पे प्रिजर्व करके रख रहा है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का क्या विज़न है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे जो है इस स्कीम को ट्रिब्यूट एज अ ट्रिब्यूट जो है यहाँ पे दे रही है मॉन्क्स को, जिन्होंने कि अपनी लाइफ को यहाँ पे डेडिकेट कर दिया है भक्ति के लिए और सर्विसेज के लिए। और जो ये इनिशिएटिव है ये यहाँ पे जो लिंक किया जा रहा है जो हमारा आसाम आसाम का जो है टू प्रोटेक्टिंग आसाम से जति मति भेती, ठीक है ना, आइडेंटिटी, लैंड और होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इस इनिशिएटिव को माना जा रहा है। जति मति एंड भेती यानी जो इसकी आइडेंटिटी है लैंड है, और जो इसकी होमलैंड जो है इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। Next question. What was Haryana's sex ratio at birth in 2025 the highest in the last 5 year? तो यहाँ पे हरियाणा की सेक्स रेशो के बारे में बात की गई है 2025 में क्या रही है, जो कि हाईएस्ट है पिछले 5 सालों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 923, 923, ठीक है ना। तो लास्ट यहाँ पे डाटा रिकॉर्ड किया गया है 2025 में, हरियाणा ने यहाँ पे सेक्स रेशो एट बर्थ जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया 923 फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है ना। और अगर 2024 के साथ हम इसको कंपेयर करें तो 2024 में ये 910 थी, ठीक है, 910 फीमेल पर 1000 मेल। बर्थ स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो टोटल बर्थ जो है यहाँ पे 5,19,691 हुई थी। मेल बर्थ जो इसमें 2,70,281 और फीमेल 2,49,410 जो है वो 2025 में रिकॉर्ड किए गए। बेस्ट जो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रही उसमें पंचकुला यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट रही। और इम्प्रूवमेंट के अगर रीज़न देखें तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जा रहा है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है ना, और इलीगल अबॉर्शन जो किए जाते हैं अंडर PCPNDT एक्ट, ठीक है। PCPNDT एक्ट क्या है, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक है, ठीक है, जिसको कि 1994 में इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। तो उसके तहत जो है यहाँ पे स्ट्रिक्ट जो है यहाँ पे एनफोर्स किया जा रहा है अगेंस्ट प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन। गवर्नमेंट के इफेक्ट्स में यहाँ पे जो हरियाणा में जो है सेक्स रेशो एट बर्थ जो है वो 871 जो थी वो 2014 में थी, ठीक है, 2014 में थी, जो कि लोएस्ट नेशनली थी। 2014 में सबसे कम जो है यहाँ पे हरियाणा में जो है वो सेक्स रेशो एट बर्थ देखी गई थी 871। और अगर 2024 में देखें तो 2024 में 910 थी और 2025 में ये बढ़कर 923 हो गई है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए, जिसमें 2014 के बाद जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन आ जाता है, इसको लॉन्च किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में पानीपत हरियाणा से, ठीक है। 2025 जो है में जो एक डेडिकेटेड हेल्थ डिपार्टमेंट टास्क फोर्स यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा था वीकली रिव्यू टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, ठीक है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट और इनिशिएटिव गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए और जो इसने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले किया है हरियाणा की जो सेक्स रेशो एट बर्थ है उसको इंक्रीज़ करने में।
Next question, under which national program have Indian scientists developed indigenously manufactured 3D printed automatic weather station to strengthen weather forecasting? ठीक है ना, तो यहाँ पे एक कोई नेशनल प्रोग्राम है जिसके तहत इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने डेवलप किया है इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। ठीक है, तो इसका क्या कौन सा मिशन ये रहेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मिशन मिशन मौसम। तो 3 जनवरी 2026 को इंडियन साइंटिस्ट है उन्होंने अनाउंस किया है डेवलपमेंट ऑफ अ 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन अंडर मिशन मौसम। ठीक है, 2000 करोड़ से जो है नेशनल प्रोग्राम जो है वो लीड किया जा रहा है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ठीक है, फुली इंडिजिनियसली प्रोड्यूस इसमें जो है यूज़ किया जाएगा 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, और इसमें रिकॉर्ड किया जाएगा टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और जो है वो ट्रांसमिट किया जाएगा डाटा को रियल टाइम में। ठीक है, सोलर पावर्ड ये रहेगा, सुटेबल रहेगा बोथ अर्बन और रिमोट लोकेशंस के लिए। एडवांटेजेस इसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है इसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ये काफ़ी लो रहेगी, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन है इसमें और फास्टर डेवलपमेंट इसमें डिप्लॉयमेंट इसका रहेगा। रोल आउट जो है इसको फरवरी में 2026 में दिल्ली में किया जाएगा, उसके बाद मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में विद इन 6 मंथ इसको चला दिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट जो सर्टिफाई किए गए हैं आईएमडी की जो सर्फेस लेबोरेटरी है और रिकॉग्नाइज किए गए हैं इसको बीआईएस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लिनिक लॉन्च इन जनवरी 2026? तो यहाँ पे इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट क्लिनिक जो है वो लॉन्च किया गया है। तो कहाँ पर ये लॉन्च किया गया है 2026 में जनवरी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज GIMS ग्रेटर नोएडा। तो 3 जनवरी 2026 को इंडिया ने इनॉग्रेट किया फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बेस्ड AI क्लिनिक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा में। ठीक है ना, और जो इसकी इनॉग्रेशन थी वो ऑनलाइन की गई और एडिशनल डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो ये टेस्ट करेगा यहाँ पे टेस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर AI हेल्थ केयर स्टार्टअप्स, और कोलेबोरेशन जो इसकी अगर देखें तो इसको डेवलप किया गया इन पार्टनरशिप विद IIT कानपुर, IIT मद्रास एंड IIT लखनऊ। ठीक है ना, इन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप करके इसको डेवलप किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें अगर पूछा जाएगा तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कहाँ पर लगाया गया और किसने जो है इसको किसकी कोलेबोरेशन से बनाया गया है, तो इसमें आ जाएंगे IIT कानपुर, IIT मद्रास और IIT लखनऊ। फोकस एरिया इसमें मेडिकल इमेजिंग, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और डाटा ड्रिवन हेल्थ केयर रहेगा। इनॉग्रेशन जो इवेंट है इसमें पार्टिसिपेशन रहेंगे 100+ एक्सपर्ट्स, जिसमें कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर एक्सेट्रा आ जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपर्ट यहाँ पे लंदन एसेक्स NHS ट्रस्ट से जो यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और जो फिजिकली जो लॉन्च रहेगा वो किया जाएगा 6 जनवरी 2026 को फिजिकली जो इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड इट्स हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्गन डोनेशन इन 2025 विद 198 डोनर्स रैंकिंग थर्ड नेशनली? तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने कि अपना हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्गन डोनेशन जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया है 2025 का, स्टेट ने अपना, और नेशनली जो है इसकी थर्ड रैंक रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2025 में कर्नाटका ने अचीव किया हाईएस्ट एवर ऑर्गन डोनेशन टैली विद 198 डोनर्स। ठीक है ना, और सरपास किया अपना ही जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 178 2023 में और 162 2024 में। नेशनल रैंकिंग अगर हम देखें रैंकिंग, तो फर्स्ट नंबर पे जो है यहाँ पे तमिलनाडु आ जाता है, और उसके बाद जो है तेलंगाना आ जाता है, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे कर्नाटका आ जाता है। ठीक है, ये जो माइलस्टोन है इसको जो है यहाँ पे अचीव किया गया है बाय जीवा सरथकाथे, और कर्नाटका स्टेट का जो ऑर्गन और टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा जो इसको बाय कोऑर्डिनेशन अचीव किया गया है। ठीक है ना, मोस्ट डोनेटेड ऑर्गन जो है किडनी रही है, 306 डोनेशंस की गई हैं, और उसके बाद कोर्निया आ जाता है, 288 डोनेशंस की गई हैं। पेंडिंग पेशेंट्स अगर अभी देखें हम तो अप्रॉक्सीमेट जो है वो 5500 पेशेंट यहाँ पे पेंडिंग है, जिसमें कि 4700 किडनी डोनेशन के आ जाते हैं और 650 जो है लीवर डोनेशन के आ जाते हैं। Next question, by January 2026, which Indian institution known for shaping school curricula and producing textbooks is set to receive deemed to be university status? Very very important question. तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, जो कि स्कूलों में जो है करिकुला और टेक्स्ट बुक्स को प्रोड्यूस करता है, उसको जो यहाँ पे अब डीम टू बी यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आ जाता है वो इंस्टीट्यूशन इंडिया का? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज NCERT। ठीक है,
तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यहाँ पे जो है लाइकली टू बी ग्रांटेड डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस जो है इसको ग्रांट किया जाएगा बाय द जनवरी 2026, ठीक है ना। अगर हम करंट रोल अगर हम NCERT का देखें तो ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ये यहाँ पे डेवलप करती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को, और ये यहाँ पे प्रिपेयर करती है टेक्स्ट बुक्स, जितनी भी टेक्स्ट बुक्स CBSE और अदर जो बोर्ड स्टेट लेवल बोर्ड्स है उसको ये प्रिपेयर करती है, और ये कंडक्ट करती है एजुकेशनल रिसर्च और सपोर्ट करती है टीचर ट्रेनिंग्स ये करवाती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये करंटली अगर हम बात करें तो ये डिग्री अवार्ड नहीं करती है, ठीक है। डिग्री अवार्डिंग बॉडी ये करंटली नहीं है। अगर इसको डीम्ड टू यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाएगा तो ये जो है ग्रांट यहाँ पे ग्रांट इसको जो है स्टेटस अगर दिया जाता है तो ये दिया जाएगा अंडर UGC एक्ट 1956 एंड UGC रिकमेंडेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है ना। तो इसको जो है उसके तहत यहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिलेगा, और यहाँ पे ये क्या करेंगी फिर उसके बाद ये प्रोवाइड करेगी एकेडमिक ऑटोनॉमी इसको मिल जाएगी टू डिज़ाइन प्रोग्राम्स, सेट एडमिशन रूल्स, फ्रेम करेगी करिकुलम्स, और यहाँ पे डिग्री भी जो है अवॉर्ड कर पाएगी, ठीक है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरल डिग्री भी आ जाती है। करंटली इंडिया में अगर हम बात करें तो 145 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। क्या इम्पैक्ट रहेगा यहाँ पे NCERT के लिए, तो यहाँ पे अलाउ करेगा NCERT जो फुली फंक्शन करेगा एज अ रिसर्च फोकस इंस्टीट्यूशन, और इसको जो यहाँ पे अथॉरिटी मिल जाएगी टू रन स्ट्रक्चर हायर एजुकेशन प्रोग्राम और कन्फर्ट डिग्री, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉलिसी जो है अगर हम इसकी बात करें तो इस फर्स्ट टाइम जो इसको अनाउंस किया गया था हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा 2023 में, और ये एक यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट इंडिया के एजुकेशन आर्किटेक्चर में इसको माना जाएगा। Next question. Which oral drug recently approved by US FDA in January 2026 is the first ever pill for treating anemia in adult thalassemia patient, ठीक है। तो कौन सी ड्रग को यहाँ पे ओरल ड्रग को अप्रूवल दिया गया है US FDA के द्वारा जनवरी में, ठीक है, जो ट्रीट करने के लिए एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मेटापाइवेट एक्विज्म, ठीक है ना। तो 3 जनवरी 2026 को US फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है मेटापिवेट, जिसको कि मार्केटेड जो रहती है एज एक्विजेम, और ये फर्स्ट ओरल पिल बन जाएगी यहाँ पे एनीमिया इन अडल्ट थैलेसीमिया जो पेशेंट रहते हैं उनके लिए फर्स्ट ओरल पिल जो है यहाँ पे बन जाएगी। हिस्टोरिक फर्स्ट क्यों इसको माना जा रहा है, ये अप्रूव किया गया बहुत अल्फा और बीटा थैलेसीमिया के लिए वर्क करेगी ये फॉर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट यानी जिनको कि ब्लड चढ़ाना पड़ता है, और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट दोनों है ना, दोनों ट्रांसफ्यूजन और नॉन ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट्स के लिए जो ये वर्क करेगी। मेजर शिफ्ट रहेगा ये हमारा जो रिलायंस है ऑन लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेशन थेरेपी के लिए, ठीक है। बहुत से पेशेंट ऐसे रहते हैं थैलेसीमिक पेशेंट जो रहते हैं उनमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना पड़ता है, ब्लड चढ़ाना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करेगी। ये जो यहाँ पे एक पायरुवेट काइनेज एक्टिवेट की तरह जो है वर्क करेगी और टारगेट करेगी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन जो रहते हैं ब्लड सेल्स के अंदर, उसको ये टारगेट करेगी, जिससे क्या होगा रेड ब्लड सेल जो है लंबे टाइम के लिए सर्वाइव करेगी, और हीमोग्लोबिन जो रहेगा खून का जो लेवल रहेगा वो भी बढ़ेगा, और जो ट्रांसफ्यूजन जो की जो रिक्वायरमेंट है उसको कम किया जा सकेगा। Next question. In January 2026, Karnataka documented the first ever sighting of the ultra rare sandalwood leopard. What makes this leopard distinct? तो यहाँ पे जनवरी 2026 में कर्नाटका ने यहाँ पे फर्स्ट एवर साइटिंग की है अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड जो है वो लेपर्ड की। क्या इसकी डिस्टिंक्शन क्या फीचर इसका है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इट हैज़ अ पेल रेडिश पिंक कोट विद लाइट ब्राउन रोजेट। तो 3 जनवरी को कर्नाटका ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया फर्स्ट साइटिंग ऑफ एन अल्ट्रा रेयर लेपर्ड कलर मॉर्फ, ठीक है ना। इसका निक नेम जो है इसको लोकली यहाँ पे जो है इसको कर्नाटका में सैंडलवुड लेपर्ड के नाम से जाना जाता है। लाइट जो है वो जो इसकी देखें हम इसको कहाँ पर देखा गया है, तो इसको जो है इसकी जो साइटिंग की गई वो विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में की गई ड्यूरिंग अ वाइल्ड लाइफ रिसर्च सर्वे, ठीक है ना। अपीयरेंस अगर इसके कोट की देखें तो पेल रेडिश पिंक ये रहता है विद लाइट ब्राउन रोजेट, ठीक है ना। पेल रेडिश पिंक जो इसकी बॉडी रहती है और उसके ऊपर जो लाइट ब्राउन कलर की धारियां रहती है, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट जो है वो डिफरेंट रहता है, टिपिकल टाउनी जो कोट रहता है विद ब्लैक रोजेट। जनरली जो इंडियन जो लेपर्ड रहते हैं उनके ऊपर ब्लैक कलर की जो है वो स्टिक्स रहती है, धारियां रहती है, लेकिन इसमें जो है वो लाइट ब्राउन कलर की रहती है, ठीक है। फीमेल लेपर्ड ये थी 6 to 7 ईयर ओल्ड वॉज सीन, को देखा गया विद अ कब ऑफ नॉर्मल टाउनी कलर, ठीक है ना, हाईलाइटिंग द रेयरिटी।
फीमेल जो है ये लेपर्ड थी, 6 से 7 साल ओल्ड जो है ये, और विद अ कब, बच्चा उसके साथ था, ठीक है ना। और ये डिस्कवरी इसको डॉक्यूमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट जो थे संजय गोबी और उनकी टीम के द्वारा इसको जो है डॉक्यूमेंट किया गया है। इसमें जो है इनका कलर क्यों इस तरीके का रहता है, इनकी फिजिकल अपीयरेंस, तो इसमें जेनेटिकल कॉज यहाँ पे पॉसिबल माने जा सकते हैं, जिसमें कि हाइपोमेलेनिज्म आ जाता है, और एरिथ्रिज्म इसमें आ जाता है कंडीशन, जो कि अफेक्ट करती है पिगमेंटेशन को, ठीक है ना। ग्लोबल अगर हम इसका देखें तो यहाँ पे जो है रिकॉर्ड देखें, ओनली 5 जो है वर्ल्ड वाइड अभी तक देखे गए, साउथ अफ्रीका, तंजानिया और इंडिया में। इंडिया ने सेकंड जो है यहाँ पे कंफर्म्ड केस देखा है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट करता है नियरली 2500 लेपर्ड को, वन ऑफ इंडियाज रिचेस्ट बिग कैट हैबिटेट। Next question, which Indian state captured the largest share of proposed investment, 25.3% during the first 9 months of financial year 2026 according to a Bank of Baroda report। ठीक है, तो कौन सी इंडियन स्टेट है जिसने अभी यहाँ पे जो है रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट शेयर ऑफ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट फर्स्ट 9 मंथ में फाइनेंशियल ईयर 25-26 अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ बड़ौदा रिकॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे फाइनेंशियल 26 के लिए जो है आंध्र प्रदेश ने जो इमर्ज हुआ है एज इंडिया टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, अकाउंटिंग फॉर 25.3% ऑफ द टोटल प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट 9 मंथ ऑफ द फिजिकल ईयर, ठीक है ना। 25.3% टोटल यहाँ पे प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट बताई गई है। रिपोर्ट सोर्स का कह रहा है, डाटा आया है ये बैंक ऑफ बड़ौदा की जो रिपोर्ट रही है, जो कि यहाँ पे हाईलाइट करते हैं स्टेट वाइज इन्वेस्टमेंट ट्रेंड को। नेशनल रैंकिंग में आंध्र प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे आ जाता है 25.3%, सेकंड पे उड़ीसा आ जाता है 13.1%, और थर्ड पे जो है महाराष्ट्र आ जाता है विद 12.8%, ठीक है। तीनों जो है साथ में कितना कंट्रीब्यूट, 51.2% ऑफ ऑल प्रपोज इन्वेस्टमेंट नेशन वाइड जो है यहाँ पे ये जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, on January 3 on January 3rd 2026, which capital city witnessed explosions and power outages following US large scale strikes amid claims of Venezuelan President Nicolas Maduro's capture। तो कहाँ पर जो है यहाँ पे कौन सी कैपिटल सिटी के ऊपर जो है यहाँ पे अटैक किए गए, ठीक है, यूएस के द्वारा जो स्ट्राइक्स की गई है, और क्लेम किया गया कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उनको कैप्चर कर लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिटी का काराकास, ठीक है, काराकास, ऑप्शन नंबर बी। तो 3 जनवरी 2026 को यूनाइटेड स्टेट्स ने जो यहाँ पे स्ट्राइक्स जो है लॉन्च कर दी वेनेजुएला के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो एक्सप्लोजन जो है यहाँ पे रिपोर्ट किए गए काराकास में, जो कि कैपिटल सिटी हो जाती है वेनेजुएला की। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे क्लेम किया है कि जो वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है निकोलस मदुरो और उनकी वाइफ, उनको कैप्चर कर लिया गया और कंट्री से बाहर उनको ले जाया गया है। वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है उन्होंने यहाँ पे जो है वो कंडेम किया है स्ट्राइक्स को, और इसको एक इंपीरियलिस्टिक अटैक बताया है, और वहाँ पे जो है एक स्टेट ऑफ एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस एमरजेंसी क्लियर कर दी गई है, ग्रांट किए गए हैं वहाँ पे, एक्सपेंड किए गए हैं एमरजेंसी पावर्स को। ग्लोबल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे जो है इसको कंडेम किया जा रहा है उनके अटैक्स को, स्पेशली फ्रॉम ईरान, ठीक है ना। और जो यूएस जो कांग्रेस है उसके रोल के ऊपर भी जो है यहाँ पे क्वेश्चंस उठ गए हैं कि यूएस कांग्रेस जो है इसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been reappointed as the chief coach of the Indian women's hockey team in January 2026 ahead of the FIH Women's World Cup qualifiers, ठीक है। तो यहाँ पे इंडियन जो हमारी वुमेन्स हॉकी टीम है उसके लिए न्यू कोच अपॉइंट किए गए हैं जनवरी में। तो यहाँ पे किसको अपॉइंट किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोयार्ड मार्जिनी, ठीक है, मारिजिन। तो यहाँ पे जो हॉकी इंडिया ने यहाँ अपॉइंट किया है जोयार्ड मारिजिन को, जो कि एक डच हॉकी कोच हैं, एज अ चीफ कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, ठीक है ना। और ये सिग्निफिकेंस क्यों होता है, क्योंकि ये जो उनका रिटर्न है ये एक क्रूशल टाइम में हुआ है। इंडिया जब यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा जो है वुमेन्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर लीग जो है स्टार्ट की होगी हैदराबाद में 8 से 14 मार्च को, तो उससे पहले ये क्रूशल स्टेप इसको माना जा रहा है, ठीक है ना। उनकी जो अपॉइंटमेंट है यहाँ पे स्ट्रेंथन करेगी हमारी टीम की जो प्रिपरेशन रहेगी, और जो परफॉर्मेंस रहेगी ग्लोबल टूर्नामेंट में उसको ये जो एनहांस करेगी, ठीक है ना। अगर हम बात करें जोयार्ड मारिजिनी की, तो ये एक्सपीरियंस डच कोच है विद स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्रीडेंशियल। प्रीवियसली उन्होंने गाइड किया है इंडिया को, हिस्टोरिक 4th प्लेस फिनिश जब इंडिया ने किया था टोक्यो 2020 में जो ओलंपिक गेम्स हुई थी, इंडिया का बेस्ट एवर परफॉर्मेंस वो रही थी वुमेन्स हॉकी में एट द ओलंपिक्स एट गैप ऑफ 36 ईयर्स।
वो अपने डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाने जाते हैं, इंडियन प्लेयर्स एंड इंडियन कंडीशंस के लिए वो जाने जाते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा आज का ये सेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।